Hello everyone and welcome back to my channel. So today's video is in continuation with the previous video जिसमें हमने BHU के पोस्ट एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था। लेटेस्ट वाला डिस्कस किया था हमने जो 2021 में हुआ है फॉर द कोर्स MSc अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे, तो आज के वीडियो में हम 31 से कंटिन्यू करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 है। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू शो सपोर्ट। सो लेट्स कंटिन्यू टुडेज वीडियो 31. The adaptive radiation refers to option 1 adaptations due to geographical isolation, option 2 evolution of different species from a common ancestor, option 3 power of adaptation in an individual, and option 4 माइग्रेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। तो हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि अडेप्टिव रेडिएशन इवोल्यूशन जो हम देखते हैं वो मेनली टू हम कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। तो अडेप्टिव रेडिएशन इज द टाइप ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो आंसर हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। इट इज एन इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। अडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है, एंसेस्ट्री कॉमन होती है और फिर वहाँ से स्पीशीज रेडिएट मतलब फैलना। एक कॉमन एंसेस्टर से स्पीशीज फैलना स्टार्ट होती हैं या स्प्रेड होना स्टार्ट होती हैं अदर जियोग्राफिकल रीजन्स में। सो अडेप्टिव रेडिएशन इज एन इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एक कॉमन एंसेस्ट्री से, फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्री। ओके, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32. Loops in Lamb-Rush chromosome represent sites of option 1 is replication, option 2 is transcription, option 3 is cell division, and option 4 is crossing over. So जो loops होते हैं Lamb-Rush chromosomes में वो transcription की sites को represent करते हैं, तो option 2 हमारा correct answer हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो जो Lamb-Rush chromosomes होते हैं वो एक तरीके से transcriptionally active chromosomes ही होते हैं। अब क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमोसोम्स ही है तो उनके जो लूप्स हैं वो ट्रांसक्रिप्शन साइट्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। लैम्ब-रश क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनकी जो मेनली लोकेशन होती है ये हमें जर्मिनल वेसाइकल में मिलेंगे। जर्म सेल्स बोलें या फिर हम वर्टिब्रेट्स हो या इनवर्टिब्रेट्स, उनकी जो जर्म सेल्स होती हैं उनके अंदर मेनली हमको मिलते हैं लैम्ब-रश क्रोमोसोम्स। सो दे रिप्रेजेंट अ साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33. Which one of the following is a non-reducing sugar? Options हैं cellobiose, option 2 is maltose, option 3 is sucrose, and option 4 is lactose. तो हमने शुगर्स को दो हमने कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है उसके रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे। इफ इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और नॉट, कि शुगर हमारे रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हमारी इनमें से ऑप्शन 3 सुक्रोज हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हम किनको बोलते हैं, जिनके पास फ्री एल्डोज या फिर कीटोज ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि हमको पता है शुगर्स में हमारे जो मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं या तो वो एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है। अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ग्रुप साइकिल में प्रेजेंट है या फिर अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया है उन्होंने, तो फिर फ्री ग्रुप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप का, जिससे हमारी शुगर जो है वो नॉन रिड्यूसिंग एक्ट करेगी। फ्री अगर एल्डोज कीटोज साइट नहीं होगी तो शुगर नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगी। अगर फ्री एल्डोज कीटोज साइट प्रेजेंट है शुगर के पास तो फिर वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी। तो ऑप्शंस में से सुक्रोज जो है हमारी वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. हमें दो स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना यही है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट 1 है हमारा, फोर्थ फ्लोटेशन इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। सही है, सल्फाइड ओर्स के कंसंट्रेशन के लिए हम फोर्थ फ्लोटेशन को ही यूज में लेते हैं इस मेथड को। तो स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, हाइड्रोलिक वॉशिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज ग्रेविटी कंसंट्रेशन। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या करते हैं हम, हमारा जो ओर है इम्प्योरिटीज के साथ उसको हम सिंपली वॉश करते हैं पानी को यूज में लेते हुए। अब किसी चीज को पानी से वॉश कर रहे हैं तो जो इम्प्योरिटीज है वो ग्रेविटी के इफेक्ट से सेटल डाउन हो जाएगी। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग को हम इसीलिए ग्रेविटी कंसंट्रेशन बोल सकते हैं।
क्योंकि ग्रेविटी के इफेक्ट से ही इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो रही है। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। Germinating barley seeds are used in the preparation of options are beer, wine, cheese and lactic acid। तो बार्ले को हम पता है बियर में यूज में लेते हैं, बियर के फॉर्मेशन के लिए हम बार्ली सीड्स को यूज में लेते हैं। वाइन के लिए तो पता है ग्रेप्स यूज किया जाता है। चीज के लिए हम ईस्ट यूज करते हैं। और लैक्टिक एसिड तो कर्ड के लिए यूज में लिया किया जाता है, मिल्क से कर्ड को कन्वर्ट करने के लिए। तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा, बियर। मैंने सॉरी यहाँ पे करेक्ट आंसर 2 दिखा रहा है, बट ऑप्शन 1 इज करेक्ट एक्चुअली। बार्ले सीड्स बियर के फॉर्मेशन के लिए यूज में लिया जाता है। शायद मैं थोड़े मैंने टाइप करने में गलती कर दी है आंसर को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, बियर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36। The micronutrient among these is options are zinc, nitrogen, phosphorus and calcium। तो प्लांट की रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे कि प्लांट को कौन सा न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में चाहिए और कौन सा कम में चाहिए, हमने न्यूट्रिएंट्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करा हुआ है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हमसे पूछा है इनमें से माइक्रो कौन सा है, मतलब सबसे कम क्वांटिटी में प्लांट को कौन सा चाहिए। तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। जिंक यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट है और बाकी सारे हमारे मैक्रो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। तो इनको एक याद करने का तरीका होता है कौन सा माइक्रो कौन सा मैक्रो है, निमोनिक से याद कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी कर सकते हैं आप अगर देखा जाए तो, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो मेन कंपोनेंट होता है स्ट्रक्चर में, फास्फोरस भी चाहिए होता है, कैल्शियम भी। पर ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो निमोनिक से याद करना सही होता है। आप अपना निमोनिक भी बना सकते हैं। मैंने जिस निमोनिक से याद किया हुआ है मैं एक बार बता देती हूँ आपको। तो ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का निमोनिक है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नीचे। ये जो भी मैंने दिखाए हैं एलिमेंट, ये मैक्रो हैं और इसके अलावा बचे हुए सारे माइक्रो हो जाएंगे। तो निमोनिक हम बना लेते हैं। कान्हा को मैजिक पसंद, ये हम निमोनिक यूज करेंगे। तो इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार। कान्हा में आ गया है कैल्शियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। को में आ गया है पोटेशियम एंड ऑक्सीजन। मैजिक में आ गया है मैग्नीशियम एंड कार्बन। और पसंद में आ गया है फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो ये जो 8 जो भी हमने अभी देखे हैं एलिमेंट्स देखे हैं, ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इसके अलावा जो भी बचे हुए हो गए हैं वो माइक्रो में आ जाएंगे। ये सारे मैक्रो में 8 ही आते हैं प्लांट्स जो यूज करते हैं। कैल्शियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कार्बन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। निमोनिक हमने यूज किया है कान्हा को मैजिक पसंद। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। Which one of the following is not a nitrogen fixing organism? ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन 1 नॉस्टॉक, ऑप्शन 2 एनाबाइना, ऑप्शन 3 एजोबैक्टर एंड ऑप्शन 4 इज सूडोमोनास। तो हमको पता है ऑप्शन 1 एंड 2 जो है नॉस्टॉक एंड एनाबाइना, ये तो हमारे बीजीए हैं या फिर साइनोबैक्टीरिया बोले। नाइट्रोजन फिक्स करते हैं दोनों, नॉस्टॉक भी करता है, एनाबाइना भी करता है। एजोबैक्टर भी हमारा एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 सूडोमोनास जो है एक वायरुलेंट बैक्टीरिया है जो कि ग्राम नेगेटिव वाली कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। सूडोमोनास जो है इन चारों ऑप्शंस में से वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कोई हेल्प नहीं करता है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, सूडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। Which of the following is a 39 residue hormone of the interior pituitary gland? ऑप्शंस हैं हमारे पास ग्लूकागॉन, ब्रेडिकाइनिन, कॉर्टिकोट्रोफिन एंड इंसुलिन। तो हमसे पूछा है 39 रेसिड्यू हार्मोन हम किसको बोलते हैं। 39 रेसिड्यू हार्मोन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कॉर्टिकोट्रोफिन। कॉर्टिकोट्रोफिन बोले या फिर हम बोले ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है कॉर्टिकोट्रोफिन, इसके एक अमीनो एसिड की चेन से बना होता है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अमीनो एसिड के जो हम यूज करते हैं वो 39 होते हैं। मतलब
कॉर्टिकोट्रोफिन 39 अमीनो एसिड की चेन से बना है, इसीलिए हम इसको 39 रेजिड्यू हार्मोन भी बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कॉर्टिकोट्रोफिन, या फिर ACTH बोले, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। Question number 39. What is the condition that a psi function must satisfy? तो psi function के बारे में हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, psi function के बारे में पढ़ते हैं, कैसे दोनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड होती है, कैसे डिपेंडेंसी शो करते हैं। तो हमसे पूछा है psi functions के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है और हमें बताना है कौन सी सही होती है। तो ऑप्शन 1 में कह रहा है psi must be a single valued and infinite। ऑप्शन 2 कह रहा है psi must become 0 at infinity। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, कि psi फंक्शन जो है इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 40। Which aspect of mitosis is affected by colchicine in inducing polyploidy? तो colchicine को हम यूज करते हैं प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करने के लिए। तो colchicine माइटोसिस में या सेल डिवीजन में किस चीज पे इफेक्ट करता है जिससे पॉलीप्लॉइडी कॉज हो जाती है? ऑप्शंस है हमारे पास स्पिंडल फॉर्मेशन, ऑप्शन 2 है DNA डुप्लीकेशन, ऑप्शन 3 है सेल प्लेट फॉर्मेशन, ऑप्शन 4 है क्रोमोसोम डबलिंग। तो कॉल्चिसिन क्या करता है, माइटोसिस की एनाफेज में तब स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो हमको पता है स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, स्पिंडल्स जो हैं वो जाके अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से, और फिर क्रोमोसोम हमारा ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाता है। तो कॉल्चिसिन क्या करता है, स्पिंडल फॉर्मेशन को ही इफेक्ट कर देता है, जिससे क्रोमोसोम सेपरेट हो ही नहीं पाते हैं। अब क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते हैं तो फिर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, एक सेल के अंदर डबल हो जाएगा और एक में जाएगा ही नहीं। तो कॉल्चिसिन ऐसे पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करता है प्लांट्स के अंदर, स्पिंडल फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है माइटोसिस के अंदर। सो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पिंडल फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम इट्स नेटिव ओर कैन बी डन बाय, ऑप्शंस आर अमालगमेशन, ऑप्शन 2 ion exchange chromatography, option 3 solvent extraction, and option 4 is hydrometallurgy। तो गोल्ड को हम एमालगमेशन की प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेटलर्जी से शायद ये दूसरा क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। इन केमिकल एनालिसिस नॉर्मल एरर कर्व इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन है हमारे पास the proportional errors possibly occur in an analysis, option 2 the determinate error possibly occurs in an analysis, option 3 the indeterminate errors possibly occur in an analysis, and option 4 is the personal error possibly occur in an analysis। excuse me। तो केमिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। अब स्टडी कर रहे हैं हम, तो ऑब्वियसली हमें एरर भी ऑब्जर्व होगा। तो एरर में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉर्मल एरर। तो नॉर्मल एरर कर्व में किस चीज़ को हम डिटरमाइन करते हैं, हमसे ये पूछा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा 3 जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। नॉर्मल एरर कर्व इज बेस्ड ऑन द इनडेटर्मिनेट एरर पॉसिबली अकर इन एन एनालिसिस। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 43 पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग मिसमैच रिपेयर इन ई कोलाई द पैरेंटल स्ट्रैंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, ऑप्शन 1 single stranded breaks, option 2 glycosylated adenines, option 3 methylated adenines, and option 4 methylation of 6th position of guanine residue। तो हमसे इसमें पूछा है मिसमैच रिपेयर। तो रिपेयर प्रोसेस तो सब में ही होता है, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो। मिसमैचिंग अगर हो जाती है नाइट्रोजन स्पेसेस के अंदर, नॉर्मली क्या होता है, एडेनिन से थायमिन को बाइंड होना होता है, लेकिन अगर थायमिन की जगह ग्वेनाइन आ जाए तो मिसमैचिंग हो गई है। तो इसके रिपेयरिंग के लिए हमसे ई कोलाई में पूछा है स्पेशली। अब अपने पास देखा जाए तो अगर डुप्लीकेशन हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो डुप्लीकेशन हो रहा है, तो उसमें एक स्ट्रैंड तो अपना पैरेंटल स्ट्रैंड होगा, और उस पैरेंटल स्ट्रैंड को टेम्पलेट लेके जो नया स्ट्रैंड बना है
वो एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। अब अगर मिसमैचिंग हो गई और रिपेयर होगा तो हमको पहले पेरेंटल स्ट्रैंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि हम मिसमैचिंग को सही कर सकें। तो ये जो स्टेप होती है इकोलाई में कौन करता है? ऑप्शन 3 सही है हमारा। मिथाइलेटेड एडेनिन्स जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं पेरेंटल स्ट्रैंड को, जिससे कि मिसमैचिंग अगर हो गई है तो उसका रिपेयर हो सके। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, मिथाइलेटेड एडेनाइन्स। क्वेश्चन 44 पे आ जाते हैं। Which one of the following is a polysaccharide? Option 1 is nylon, option 2 is rayon, option 3 is rizol and option 4 is terylene. तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 2 रेयन। रेयन इनमें से पॉलीसेकेराइड है। क्वेश्चन 45 पे आ जाते हैं। Which of the following karyotype is non-compatible with survival to birth? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसमें से बर्थ के टाइम पे कौन सी ऐसा कैरियोटाइप है जो कंपैटिबल नहीं है सर्वाइवल से? कौन से कैरियोटाइप का ऑर्गेनिज्म है जो कि बर्थ से पहले ही डेथ हो जाएगी, हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन 3 हो जाएगा 45Y, क्योंकि इसमें सेक्स क्रोमोसोम एक एब्सेंट है। नॉर्मली क्या होता है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे XXY हो गया, XXX हो गया, XXY हो गया, बट यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये जो कंडीशन है ये बर्थ के टाइम पे कंपैटिबल नहीं है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर 45Y। क्वेश्चन 46 पे आ जाते हैं। ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर कैन बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ विच थ्योरी? ऑप्शन है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ऑप्शन 2 लुइस, ऑप्शन 3 आर्रीनियस एंड ऑप्शन 4 इज ज़ैनोविक। तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन 1 ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने ही अपनी थ्योरी से इंटरप्रेट किया था ऑटो आयनाइजेशन को, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर को ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी से ही हम एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन 47। Vascular cambium of root is an example of which type of meristem? Options है हमारे पास apical, intercalary, secondary and root apical। तो vascular cambium कौन सा मेरिस्टेम होता है? इट इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम। दो टाइप के हम देखते हैं मेनली, प्राइमरी सेकेंडरी। वैस्कुलर जो होता है अपना वो सेकेंडरी में आता है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो कुछ समझने का है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड इज अ, ऑप्शन 1 इज आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन 2 इज कोवलेंट बॉन्ड, ऑप्शन 3 इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ऑप्शन 4 इज मेटालिक बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड हमको पता है किसमें प्रेजेंट होती है? प्रोटीन्स में प्रेजेंट होती है। अमीनो एसिड्स की जो चेन होती है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, जो कि मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड अपने आप में ही कौन सी बॉन्ड है? एक कोवेलेंट बॉन्ड होती है पेप्टाइड बॉन्ड, ध्यान रखना है। ये पेप्टाइड बॉन्ड भी है और प्रोटीन की चेन के अंदर या फिर अमीनो एसिड्स के अंदर और कौन कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है? ये क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ एग्जाम में प्रोटीन्स की बॉन्डिंग के ऊपर, तो टॉपिक थोड़ा ध्यान से देखना है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है हमारा, कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। नाक केसर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ ऑप्शन 1 क्रोकस सटाइवस, ऑप्शन 2 वाइला ओडोरटा, ऑप्शन 3 रावुल्फिया सर्पेंटिया, ऑप्शन 4 मेजोफेरिया। तो जो नाग केसर है ये एक हर्बल प्लांट होता है जिसको हम यूज करते हैं मेनली मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज में ले आता है, जैसे इनडाइजेशन में यूज ले लिया, ब्लॉटिंग में यूज में ले लिया। तो ये जो फ्लावर होता है हमें ये कहाँ से, कौन से प्लांट से मिलता है? ऑप्शन 4 सही है हमारा, मेजोफेरिया से मिलता है। नाग केसर का जो फूल है वो मेजोफेरिया प्लांट से मिलता है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, मेजोफेरिया। क्वेश्चन 50 पे आ जाते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारे पास है नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड। लिस्ट 2 में हमारे पास है आरएनए, थाइमिडाइलिक एसिड, साइटिडीन एंड यूरेसिल। मैच द कॉलम टाइप में है ये। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए का 4 होगा, बी का 3rd होगा, सी का 2 होगा और डी का 1 होगा। Moving to question number 51. 4 compounds A, B, C and D were heated individually with Tollens reagent.
It was observed that except compound D, all compounds form a silver mirror on the inside of their test tubes. Which of the following is compound D? तो ऑप्शंस में हमारे पास है एसिटल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। तो हमसे टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में पूछा हुआ है। तो टॉलरेंस रिएजेंट अगर पता हो तो ये क्या होता है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है जो कि AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तब टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं, तो टेस्ट ट्यूब में हम करा रहे हैं तो सिल्वर का डिपोजिशन हो जाता है जिसे हम सिल्वर मिरर फॉर्मेशन भी बोलते हैं। जो कंपाउंड्स ये टेस्ट देते हैं, तो मेनली जो टॉलरेंस टेस्ट होता है ये हमें एल्डिहाइड से मिलता है और एसिड से भी मिलता है। कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं, हमें फ्री OH साइट मेनली चाहिए होती है यहाँ पे। तो ऑप्शंस में देखिए आपका कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है। ऑप्शन 1 हमारा एल्डिहाइड है तो ये टॉलरेंस टेस्ट देगा। ऑप्शन 2 भी एल्डिहाइड है, ये टॉलरेंस टेस्ट देगा। ऑप्शन 3 एसीटोन, ये हमारा कीटोन है, तो कीटोन्स जो है वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एसीटोन, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है चारों कंपाउंड में से वो कौन सा कंपाउंड है जो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, और टॉलरेंस टेस्ट हमको पता है कीटोन्स नहीं देते हैं। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय फोटोट्रॉप्स, लाइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ केमिकल टू जनरेट अ प्रोटोन मोटिव फोर्स। तो फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे हमें 5 स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ए स्टेटमेंट है अपना, during phototrophic metabolism ATP is synthesized from ATPase activity during photophosphorylation। स्टेटमेंट बी है हमारा, most phototrophs assimilate CO2 as their carbon source and are therefore photoautotrophs। ऑप्शन सी है, स्टेटमेंट सी है सॉरी, some phototrophs use organic compound as carbon source with the light as the energy source, these are the photoheterotrophs। अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद ही अपना फूड बना रहा है, चाहे वो केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करे, इनऑर्गेनिक यूज करे, केमिकल एनर्जी यूज करे, लाइट एनर्जी यूज करे, तो वो ऑटोट्रॉफी कैटेगरी में आता है, हेटरोट्रॉफ नहीं बोलते हैं उसको। तो अपना स्टेटमेंट सी तो गलत ही हो जाएगा। डी स्टेटमेंट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन कीमोलिथोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर बायोसिंथेसिस। और स्टेटमेंट ई है अपना, organisms able to use organic chemical as electron donor are chemolithotrophs। तो करेक्ट आंसर जो है वो अपना ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए एंड बी ओनली। बस हमारे ए और बी स्टेटमेंट सही है और बाकी हमारे स्टेटमेंट गलत है सारे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल जंक्शन इज इन्वॉल्व्ड विद एंकरिंग द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेल। ऑप्शंस है हमारे पास, एडरेंट जंक्शन, डेस्मोसोम्स, हेमिडेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शन। जंक्शंस हमको पता है 4 टाइप के होते हैं मेनली सेल्स में जो प्रेजेंट होते हैं। हमें इसमें से बताना है एंकरिंग में कौन सा हम यूज में लेते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए एंड सी ओनली। एडहेरेंट और हेमिडेस्मोसोम्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 54, which of the following statement regarding the reducing ability of a sugar is wrong। तो ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन 1, the aldehyde group of a saccharide is responsible for its reducing property। तो सही है ये। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था कुछ में कि जो हमारी शुगर है रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है, ये उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप दोनों में से जो प्रेजेंट है वो फ्री एंड प्रेजेंट है या फिर चेन में प्रेजेंट है। तो सही है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। सो हमारा ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 बोल रहा है कीटोजेज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स बिकॉज दे आर नॉट एल्डिहाइड्स। तो कीटोन्स जरूरी नहीं है सारे कीटोन्स जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में आए,
कुछ रिड्यूसिंग शुगर से फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटोन भी होता है, तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। ऑप्शन 3 देख लेते हैं एक बार। डी ग्लूकोज इज प्रीडोमिनेंटली इन अ साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म बट इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर to the acrylic form with which the hemiacetal is in equilibrium. और ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। मिथाइल ग्लूकोसाइड इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है रिड्यूसिंग एबिलिटी के बेसिस पे। सो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन 2 वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 55, डीएनए डीनेचुरेशन इज measured by absorbance at option 1 220 nanometer, option 2 250 nanometer, option 3 260 nanometer and option 4 is 230 nanometer। हमें 4 वेवलेंथ दी हुई है और हमसे पूछा है कौन सी वेवलेंथ पे हमारा जो डीएनए है वो डीनेचर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, 260 नैनोमीटर। 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे जो डीएनए है वो डीनेचर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, which of the following statement is not correct for borazine? Options हैं, it is isoelectronic with benzene, option 2 boron and nitrogen atom are sp2 hybridized, option 3 there is complete delocalization of pi electron cloud, option 4 it has a planar hexagonal structure। तो पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोराजीन क्या होता है ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन है जो कि, तो बोराजीन क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है बोराजीन को, आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला B3N3H6, बेंजीन के काफ़ी सिमिलर है। तो हमसे पूछा है, पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, हमसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बोराजीन के बेसिस पे। तो ऑप्शन 1 है इट इज़ आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन, सही है बिल्कुल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोराजीन और बेंजीन दोनों में सेम है, ये आप बॉन्ड्स देख के पता लगा सकते हैं। बेंजीन और बोराजीन दोनों में ही डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के नंबर सेम हैं, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गए दोनों कंपाउंड। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सॉरी। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, बोरोन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये स्टेटमेंट भी सही है बोराजीन के बेसिस पे। रिंग में आप देखिए बोरोन और नाइट्रोजन सारे जो है यहाँ पे वो डबल बॉन्ड से लिंक है किसी न किसी पोजीशन पे, तो बोरोन एंड नाइट्रोजन के सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज हैं, सही है। स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है, देयर इज कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बोराजीन में भी बेंजीन की तरह कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं है, पार्शियल डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो स्टेटमेंट 3 हमारा गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 4 क्या बोल रहा है ये भी देख लेते हैं, इट हैज़ अ प्लेनार हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, तो स्टेटमेंट 4 भी सही है। रिंग की फॉर्म में है, sp2 हाइब्रिडाइज है रिंग, तो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होगी, क्योंकि दो प्लेन में किस में जाता है हमारा कंपाउंड, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो। आप रिंग के जितने मॉलिक्यूल्स देखेंगे सबकी क्या हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये प्लेनार मॉलिक्यूल है अपना, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज आर करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा है बोराजीन के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन 3 हमारा गलत है, क्योंकि बोराजीन के अंदर पार्शियल डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। 57 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वन आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी इज, ऑप्शंस दिए हुए हैं हमसे पूछा है वन आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी की क्या वैल्यू होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, मेमोरी बेस है, सबको याद ही रहती है छोटी मोटी चीज़ें, तो ये ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। ई की वैल्यू क्या होती है, 2.859 डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू 10⁵ किलो कैलोरी पर मोल। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते हैं। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट इन ह्यूमंस। If a father and son are both hemophilic but the mother is normal, her genotype must be। चार ऑप्शंस दिए हैं, चारों में हमें जीनोटाइप दिया हुआ है मदर का, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। कैसे होगा ये भी देख लेते हैं एक बार।
तो हीमोफीलिया हमको पता है कौन सी है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, और हमें बोला है फादर और सन दोनों हीमोफिलिक है, मतलब इफेक्टेड है। तो फादर और सन का जो जीनोटाइप है वो एक ही पॉसिबल है, एक्स वाई देख सकते हैं आप, दोनों इफेक्टेड है। अब अगर सन इफेक्टेड है तो इसका मतलब है मदर नॉर्मल है, मदर नॉर्मल है तो मदर नॉर्मल होते हुए करियर भी हो सकती है, क्योंकि डिजीज क्या है, रेसेसिव है, एक्स लिंक है, रिसेसिव है, मदर नॉर्मल है पर नॉर्मल होते हुए भी करियर हो सकती है। तो हमारे पास मदर के जीनोटाइप के दो केसेस आते हैं, या तो सिंपल एक्स एक्स या फिर एक कैरियर होते हुए एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच। लेकिन अगर सन हमारा डिजीज है तो मदर जो है वो नॉर्मल हो ही नहीं सकती है, मदर मस्ट बी करियर, और मदर करियर होगी तो वो वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 में हमारा मदर करियर है, ऑप्शन 2 में जो जीनोटाइप हमें गिवन है इसमें मदर करियर है हमारी, तो फिर ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। फिर से देख लेते हैं एक बार, हमें गिवन है फादर जो डिजीज है सन डिजीज है, एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है, मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, उसी एक्स क्रोमोसोम पे हमारा डिजीज का फैक्टर जो है प्रेजेंट होता है, मदर नॉर्मल है, सन डिजीज्ड है, तो सन के पास एक्स क्रोमोसोम जो है वो कहाँ से आएगा, मदर से ही आएगा, लेकिन मदर नॉर्मल है, तो फिर मतलब ये होगा कि मदर जो है हमारी कैरियर होगी डिजीज की, तो करियर वाला जो जीनोटाइप है वो ऑप्शन 2 है हमारा, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। 59 देख लेते हैं, Which pigment protects plant from UV damage? Options are chlorophyll, anthocyanin, carotenoids and phycocyanin। तो हमें प्लांट से कुछ पिगमेंट्स गिवन है और हमको पता है कि यूवी डैमेज से प्लांट में कौन बचाता है, कैरोटेनॉइड्स प्रिवेंट करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 कैरोटेनॉइड्स। क्वेश्चन 60 पे आ जाते हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग है, कॉलम लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, दोनों को मैच करना है। लिस्ट 1 में हमारे पास है बायोटीन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड एंड थियामीन। लिस्ट 2 में हमारे पास है कार्बोक्सिलेशन, प्रीकर्सर ऑफ NAD एंड NADP, प्रीकर्सर ऑफ कोएंजाइम A, एनाल्डिहाइड ग्रुप ट्रांसफर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का 4 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ते हैं हम ये सारे प्रीकर्सर्स जो भी हैं हमारे, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। 60 क्वेश्चंस तक आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 है, 30 हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे, 30 हमने आज किए हैं, बचे हुए जो 60 हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।